हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमाणु विमाणु का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे आपको पूरा साइंस में एकदम फील आता जाएगा। दोस्तों इस लेक्चर को एंड तक देखना पड़ेगा, तो ये आपके लिए सरप्राइज है। वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि क्या मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे आपको साइंस में बहुत अच्छे से फील आ जाए। तो दोस्तों चलिए इस चैप्टर के बारे में और अच्छे से गहराई से नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु एवं अणु, अगर अपन लोग परमाणु एवं अणु को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो इसका यानी कि चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको भी अपन लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये है आपके पास यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। दोस्तों ये है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये है एनिमेशन वीडियो जिसको मैं आपको एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। यही है और आपका गिफ्ट यही है मेरी तरफ से। देखिए दोस्तों अब मैं आपके लिए एनिमेशन भी लेकर आऊँगा जिससे आपको और अच्छे से फील आ जाए। दोस्तों ये आप जो दिख रहे हैं बड़ी बॉल, ये है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये चक्कर ऊपर लगा रहा है इसको बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों चलिए आशा करते हैं आप लोगों को यह जो एनिमेशन है पसंद आया होगा। दोस्तों इस लेक्चर में आपको एनिमेशन के साथ साथ ही कंप्लीट कराने वाला हूँ और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उसमें भी मैं एनिमेशन को इंक्लूड कर दूंगा जिससे आपको साइंस में बहुत अच्छे से फील आता रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस लेक्चर की साइड। और लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज क्या थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स होने वाला है। चैप्टर क्लास 9 के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा क्लास 9 में, क्योंकि ये इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था और इसकी क्या क्या कमियां थी। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों इसकी तरफ। जॉन डाल्टन ने यहाँ पे 1808 में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से विख्यात अपना सिद्धांत दिया। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु यानी कि एटम्स कहते हैं। डाल्टन के अनुसार दोस्तों द्रव बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स यानी कि परमाणु कहते हैं। इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट भी। आधुनिक अनुसंधानों ने विश्वसनीय रूप से सिद्ध किया है कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है। दोस्तों इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो और रहते हैं। तो परमाणु कैसे दोस्तों, एटम कैसे अविभाज्य कण हो गया है, कितना छोटा कण है, इससे भी छोटे कण इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है जिसको अपन लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल देते हैं। तो यहीं पर जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इससे भी छोटा कण है, एटम से भी छोटा कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है दोस्तों। अविभाज्य कण है दोस्तों, सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं। इससे भी छोटे कण होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो आशा करते हैं आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं भी थी। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। इनका मतलब था जितने भी यहाँ पे द्रव्य हैं वो सारे के सारे एटम से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। इनका मतलब है दोस्तों ना तो इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें मिटाया जा सकता है। परमाणु इतने सूक्ष्मतम कण होते हैं दोस्तों, इनका मतलब है अविभाज्य कण होते हैं, जो कि विभाज्य नहीं होते, उसको बोलते हैं अविभाज्य। ना कि इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें क्या किया जा सकता है, विनाश मतलब इन्हें नष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों तीसरा, यहाँ पे दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इनका मतलब है दिए गए तत्व, कोई भी एक तत्व है जैसे कि Na हो गया दोस्तों, एक तत्व है, इसका जो द्रव्यमान होगा एवं जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होंगी दोस्तों, समान होगी। इनका कहने का मतलब था। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे कि कोई Na हो गया, Cl हो गया, NaCl हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न तत्वों के जितने भी द्रव्यमान होंगे उनके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी दोस्तों, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखाता है इन लोगों ने दोस्तों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण
संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। दोस्तों इसका मतलब है यौगिक मतलब जैसे Na हो गया, Cl हो गया, ये छोटी छोटी इकाइयों का आपस में क्या करते हैं दोस्तों, संयोग करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यौगिक NaCl बन जाता है। इनके कहने का मतलब ये था दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इनका कहने का मतलब था कोई भी एक यौगिक है दोस्तों, तो परमाणु की उसकी सापेक्ष संख्या, उसकी जो संख्या होगी और उनका जो प्रकार होगा दोस्तों, वो क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे कि NaCl हो गया, तो इसमें परमाणुओं की जो भी संख्या वो क्या होगी दोस्तों, सापेक्ष संख्या होगी, और इनके जो भी प्रकार होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, निश्चित होंगे। आशा करते हैं आप लोगों को डाल्टन की जो भी अवधारणाएं थी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है आपको सिर्फ ओनली समझते जाना है। अगला टॉपिक है दोस्तों, तत्वों के नाम और उनका प्रतीक चिन्ह, द नेम ऑफ एलिमेंट एंड इट्स सिंबल। हाइड्रोजन का दोस्तों सिंबल होता है H। अगर हाइड्रोजन का आपने सिंबल यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है हाइड्रोजन, अगर आपने ऐसा लिख दिया दोस्तों तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसे बोरोन का दोस्तों क्या होता है B, कार्बन का यहाँ पे C होता है, नाइट्रोजन का N दोस्तों, नाइट्रोजन का यहाँ पे ऐसा N लिखा होता है, बोरोन का ऐसा B लिखा होता है। ऑक्सीजन का O हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फ्लोराइड फ्लोरीन का दोस्तों F होता है। फास्फोरस को यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, P होता है। तो दोस्तों जैसे कि Cl हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अक्षर होता है दोस्तों कैपिटल होता है, और इसके बाद जितने भी अक्षर आते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, स्मॉल होते हैं। अगर आपने ऐसा लिख दिया Cl तो दोस्तों ये हो जाएगा रॉन्ग। तो इसके जो प्रतीक चिन्ह होंगे दोस्तों उसको बहुत अच्छे से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास 9th में तो आपको बेसिक्स नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। ये क्या हो जाता है, क्लोरीन। ऐसे ही आपको बेसिक नॉलेज है दोस्तों। यहाँ पे 118 एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आपके कितने हैं दोस्तों, 118 एलिमेंट है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा याद करने की, क्या है ट्रिक, जो कि अगले चैप्टर में बता दूंगा मैं ट्रिक्स क्या है इसको याद करने की। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, और आपको मैं वादा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक और एनिमेशन लाया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जिससे आपको भी पीरियोडिक टेबल में फील आ जाए दोस्तों। तो देखिए इस एनिमेशन क्यों दोस्तों, देखिए ये एनिमेशन है। मैं ऐसे ही आपको एनिमेशन के साथ पढ़ाने आया हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसे ही एनिमेशन के साथ यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो गया है आपका, यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों हाइड्रोजन, लिथियम, Na सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे चित्र रहेंगे। इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा दोस्तों। आप इसको ऐसे में कभी याद नहीं कीजिएगा, वरना आप भूलते ही रहेंगे दोस्तों हमेशा। ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे होता है S ब्लॉक। ये दो तत्व S ब्लॉक है दोस्तों, ये है P ब्लॉक, ये है यहाँ पे दोस्तों D ब्लॉक, और ये है दोस्तों F ब्लॉक्स। ये क्या होते हैं दोस्तों, F ब्लॉक्स होते हैं। देखिए दोस्तों फिर से देखिए इस एनिमेशन को, और इसका थोड़ा सा आप मजा भी लीजिए, लुत्फ उठाइए कि एनिमेशन के साथ आपका पढ़ाने में कितना अच्छे से समझ में आता है। दोस्तों मैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने की बहुत अच्छे से ट्रिक बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 56 होता है। 56 के बाद यहाँ से 57 स्टार्ट हो जाता है, जो कि 71 तक चलता है दोस्तों। यहाँ पे इसको एंथेनाइट और लेंथेनाइट यहाँ पे ये क्या होते हैं, एंथेनाइट और लेंथेनाइट यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, ये F ब्लॉक्स के एलिमेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनको एक अलग दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे की साइड। दोस्तों ये है पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल्स। पीरियोडिक टेबल्स में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम दोस्तों यहाँ पे हैं। देखिए दोस्तों ये वेलिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टांसनियम है दोस्तों। यहाँ पे ये सारे के सारे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, जिसको आपको क्या करना है, एक कॉपी पर नोट कर लेना है और ऐसे ही इसको लिख लेना है। आगे इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाले चैप्टर में, तो वेट करते हैं जब तक, और फिर इसके बाद इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज लेंगे तभी। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं दोस्तों, एटॉमिक मास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एटॉमिक मास। किसी परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी एक एटम है दोस्तों, उसमें जो भी द्रव्यमान प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास बोलेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने की इकाई, कोई भी दोस्तों एक वस्तु है जिसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाना लिए, तो हम उसको, उसका जो द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे 1 किलो बनाना दे दो, मतलब 1 kg। जो kg लगा दोस्तों उसके नापने की इकाई है, मैंने लिख के रखी है। जैसे ग्राम हो गया दोस्तों, मिलीग्राम हो गया,
किलोग्राम हो गया। ये क्या है दोस्तों, किसी वस्तु के नापने की इकाइयाँ हैं दोस्तों। बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं यहाँ पे वस्तु को नापने की। बेसिकली मैंने यहाँ पे यही लेके रखी हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने समझाने के लिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिनोट करके रखा है कि एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों। देखिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्बन का एटम लेके रखा है दोस्तों। ये कार्बन एटम, जिसमें जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसमें जो रेड रेड दिख रहा है दोस्तों न्यूट्रॉन है, और जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो प्रोटॉन है, और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ पे एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। जब दोस्तों हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते, तो वो बन जाता एटॉमिक मास। दोस्तों कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों को हम जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। यही कहलाता है उसका एटॉमिक मास। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। कुछ नहीं है दोस्तों, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को जोड़ दो तो वो बन जाएगा एटॉमिक मास। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे अगली स्लाइड में दिया गया है, किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई AMU, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान इकाई हिंदी में बोलते हैं इसे। किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई है दोस्तों AMU। पहले AMU लिखा जाता था दोस्तों, AMU, इसको म्यू बोलते हैं दोस्तों अब, लेकिन आजकल AMU को सिर्फ म्यू लिखा जाता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये प्रदर्शित करता है उसका यूनिफाइड मास। उसके पास कितना मास प्रेजेंट है, इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। एक म्यू बराबर कितना होता है दोस्तों, तो कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 म्यू कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल्स अगले चैप्टर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी फिलहाल में आप ओनली याद करके रखिएगा। इसके बारे में अगले चैप्टर में फुल डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कार्बन के 12 समस्थानिक के। जैसे दोस्तों मैं भी फिर भी आपको एक समझा देता हूँ। माना एक एटम है X, उसके 12वें भाग से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो वो क्या निकल के आएगा, 1 म्यू के बराबर हो जाएगा, 1 म्यू के बराबर होगा। उसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो 1 म्यू के बराबर हो गई। यही लिखा है दोस्तों, 1 म्यू कितना होता है। जैसे कोई कार्बन, जैसे कार्बन होता है 6-16 यहाँ पर, जैसे कि कार्बन होता है 6-12 यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर जो 6-12 है, तो इसके 12वें समस्थानिक के एक परमाणु, कोई भी एक एटम लेकर रखा है, माना एक एटम 12 है, तो उसके जो द्रव्यमान है ना 1/12वें भाग से यहाँ पे क्या कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आएगा दोस्तों, जितनी वैल्यू आएगी वो 1 म्यू के बराबर होगी। यही होता है दोस्तों 1 म्यू बराबर कितना होता है। अभी फिलहाल में आप इसकी डेफिनेशन को याद करके रखिएगा। इसके बारे में डिटेल्स अगले चैप्टर में इसको अच्छे से बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अभी मैंने फिलहाल में आप मास नंबर में अगली वीडियो में शायद कवर करने की कोशिश करूंगा, या फिर उसकी अगली वीडियो में बस 2 वीडियो और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कार्बन लेकर रखा है जो कि क्या होता है 6-12 6 होता है दोस्तों। यहाँ पे ये उल्टा लिखा है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, तो 6-12 यहाँ पे होता है। ये क्या होता है, इसका केमिकल सिंबल्स दोस्तों। यहाँ पे जो ऊपर है सर, ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर। जो ऊपर वाला है यहाँ पे 6-12 ये है दोस्तों एटॉमिक नंबर, और जो नीचे 6 लिखा है वो क्या है दोस्तों, मास नंबर, उसका मास नंबर। इसके बारे में डिटेल दोस्तों अगली वीडियो में है। और जो कि ये कार्बन दिख रहा है वो क्या है दोस्तों, केमिकल सिंबल है इसके बताने का। यहाँ पे दोस्तों 1 म्यू बराबर हो गया कार्बन 12वें के एक परमाणु का द्रव्यमान। मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि कोई परमाणु X है, उसको जब हम 12 से भाग दे देंगे तो वो क्या होगा, 1 म्यू के बराबर होगा। यही वो डेफिनेशन बताना चाहता है। कुछ तत्वों के यहाँ में परमाणु द्रव्यमान मैंने लेके रखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12, जैसे कार्बन है तो 6-12, ये होता है दोस्तों एटॉमिक मास। इसका क्या दोस्तों, ये एटॉमिक मास। नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 होता है, और कैल्शियम का यहाँ पे क्या उतना होता है 40 होता है। ये कुछ तत्वों के यहाँ में परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों। 118 तत्व हैं, तो 118 तत्वों के भी परमाणु द्रव्यमान है। मैं को भी आपको बता दूंगा कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाले जाते हैं। ये सब अगले चैप्टर में दोस्तों। इस चैप्टर में ओनली आपको बेसिक्स नॉलेज दी जाती है परमाणु और अणु की, लेकिन अगले चैप्टर में जब अपन लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें बहुत डिटेल्स में है कैसे परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मास द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाता है, सब उसी चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ लेते हैं आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी हो तो वह परमाणु विद्युत आवेश युक्त हो जाता है। ऐसे विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आयन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी एक परमाणु एटम है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक परमाणु या एटम है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि कमी, अधिकता बोलते हैं दोस्तों जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, और कमी बोलते हैं जैसे कि दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो अधिकता या कमी हो जाएगी दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, आवेश युक्त हो जाएगा। आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन। आयन में यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, जैसे कोई भी एक परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे Na। दोस्तों Na क्या होता है, Na में जब अपन लोग इसके Na के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, Na प्लस। अच्छा Na प्लस है दोस्तों, ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे प्लस आयन आ गया है तो इसको क्या बोलते हैं, धनायन। क्या बोलते हैं दोस्तों, धनायन। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम हमेशा दोस्तों Mg+2 बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है दोस्तों, यहाँ पे अपने कक्षा से बाहर निकाल देता है। तो ये क्या बनाता है, Mg+2। ये किसका एग्जाम्पल है, धनायन का। अब दोस्तों ऋणायन क्या चीज़ होते हैं, जब किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए उसे हम ऋणायन बोलते हैं। मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि ऋणायन क्या होता है। दोस्तों ऋणायन क्या चीज़ है, ऋणायन जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए दोस्तों, अधिकता हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है दोस्तों Cl दोस्तों जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वो बनाता है Cl-। दोस्तों जो Cl- बना दिया है इसने, जो क्या है, ऋणायन को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। कहीं से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में दोस्तों आ चुका है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ऋणायन को। और धनायन को इंग्लिश में दोस्तों कैटायन बोलते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कैटायंस। और दोस्तों ऋणायन को इंग्लिश में बोलते हैं एनायंस। आशा करते हैं आपको आयन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ऋणायन क्या चीज़ है, धनायन क्या चीज़ है। दोस्तों आज की वीडियो में आप इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे सटीक जानकारी मिलेगी। ऐसा कोई भी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्याएं हो। दोस्तों क्लास 9 पूरी तरीके से आपको कंप्लीट कराई जाएगी, ये वादा है, पर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा।